हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। What attract European trading companies to India? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्यों इंडिया में ट्रेड करने के लिए इतना उत्साही था? क्या इंडिया में क्या चीज़ था जो उसे अट्रैक्ट करता था? तो चलो देखिए आंसर। नंबर 1 पॉइंट, देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन यूरोपियन कंट्री सच एज कॉटन, सिल्क, पेपर, कर्ड्स, कार्डेमम, सिनेमम टू वेयर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। इंडिया में जो भी कुछ गुड्स मिलता था लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर, कर्ड्स, कार्डेमम, सिनेमम, ये सब कुछ चीज़ का जो यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड था, इसीलिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग विद इंडिया वाज हाईली प्रॉफिटेबल टू द बिजनेसमैन इन यूरोप। यूरोपियन बिजनेसमैन के लिए इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल था। क्यों हाई प्रॉफिटेबल था? बिकॉज इंडिया तब नियर अबाउट इलिटरेट कंट्री था, इसीलिए यूरोपियन बिजनेसमैन बहुत जल्दी ही इंडिया के साथ बिजनेस से जुड़ गए और वो बिजनेस हाई प्रॉफिटेबल था। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेस्ड रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स एट चीपर एंड सोल्ड द यूरोपियन मार्केट एट हायर प्राइस। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है हमारे देश इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत ही कम पैसे में खरीदता था और वो चालाकी से अपने यूरोपियन मार्केट में वही रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा पैसे में बेचते थे। Hence the European trading companies came to India to gain profit. Next question, what were the areas of conflict between बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बंगाल नवाब, तब सिराजुद्दौला था, उनका क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई था? द फॉलोइंग वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब asserted their power and independence. आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब के डेथ के बाद बंगाल नवाब जो था उनका पावर और उनका पावर थोड़ा कम हो गया था। मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वाज द स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ बंगाल। तब यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। दे रिफ्यूज टू ग्रांट the company concession and demand large tribute for the company's right to trade. वो लोग क्या चाहते थे? ये तीन नवाब चाहते थे कि कंपनी को कोई भी कॉन्सेशन नहीं मिलेगा बिजनेस के लिए, और दूसरे वो लोग चाहते थे कि कंपनी उन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को बहुत सारा ट्रिब्यूट्स मतलब कुछ भेंट दे। और दूसरा पॉइंट है डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन। और एक बात था कि नवाब परमिशन नहीं दे रहा था कि मिंट कॉइन मतलब पैसा बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था, एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और यूरोपियन जो कंपनीज था वो डे बाय डे अपने जो पावर है, अपने जो कंपनीज है वो बंगाल में एक्सटेंड करते थे, तो उसे स्टॉप करने के लिए नवाब लोग बोले थे। ये दो बात लेके इन लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन का मतलब है फोर्ट, जैसे फोर्ट विलियम वैसे फोर्ट। द कंपनी रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। देखो बच्चों, तब के टाइम ये था कि कंपनी जब कोई नया कंपनी आएगा तो तब नवाब को जाके कुछ प्रेजेंट देना पड़ेगा, उसे एक लेटर देके परमिशन लेना पड़ेगा। बट कंपनी ये
कंपनी जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नवाब को कुछ टैक्स भी नहीं दिया, एक डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स दिया और उसके साथ नवाब को वो ह्यूमिलेट किया। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if its duties were removed. कंपनी क्या चाहते थे? कंपनी ये डिक्लेयर किया कि अनजस्ट जो डिमांड है, लोकल ऑफिशियल लोग जो डिमांड करते थे वो रिमूव करने के लिए वो लोग डिमांड करते थे। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द कन्फर्मेशन एंड फाइनली इट इज फेमस बैटल ऑफ पलासी। कंपनी के साथ नवाब का ये जो लड़ाई है ये शुरू हो गया। कंपनी नवाब के कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए अभी क्या हुआ, द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम द फेमस बैटल ऑफ पलासी। कंपनी के साथ नवाब का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसका नाम हिस्ट्री में बैटल ऑफ पलासी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो दीवानी मिला, दीवानी का बेनिफिट क्या मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का ये जो बेनिफिट मिला ये क्या? In 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwani of the provinces of Bengal. After Battle of Palasi हुआ है 1757 में। उसके बाद आफ्टर बैटल ऑफ पलासी क्या हुआ? ईस्ट इंडिया के हाथ में बंगाल का पावर चला आया। आफ्टर बैटल ऑफ पलासी इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवानी ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्पायर क्या किया? मुगल एम्पायर किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी बना दिया। दीवान मतलब मंत्री या मानो अभी जो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर टाइप बना दिया। द दीवानी allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. दीवानी क्या अलाउ किया कि कंपनी को कि तुम बंगाल से जितना मर्जी रेवेन्यू उठा लो। This solved a major problem that century its trade with India had expensive. इससे क्या मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि वो लोग बिजनेस इंडिया में अपना बिजनेस फैला जाए। बिफोर ऑब्टेनिंग द दीवानी राइट द कंपनी बॉट मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बिफोर ऑब्टेनिंग द दीवानी के परमिशन के पहले क्या था? राइट टू कंपनी बॉट मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया, वो गोल्ड एंड सिल्वर को सिर्फ इंडिया में ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। बट बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ पलासी के बाद ये हुआ कि ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर इंडिया में इंपोर्ट होता था वो अभी कम हो गया, मतलब ब्रिटेन से और गोल्ड इंडिया में नहीं आएगा। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फिनेंस कंपनी एक्सपेंसिव। अभी क्या है कि कंपनी का जितना भी खर्चा है सब कुछ कौन देगा? रेवेन्यू से ही, इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम से ही ये मिलेगा। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेस कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड द ऑफिस एट कैलकाटा। इस रेवेन्यू से क्या मिलेगा? इस रेवेन्यू से कंपनी का क्या क्या काम होगा? इस रेवेन्यू सिस्टम से कंपनी खुद कॉटन और सिल्क इंडिया से खरीदेगा। फिर कंपनी का इतना जो बड़ा ट्रूप है वो ट्रूप को मेंटेन करने का पैसा भी रेवेन्यू से मिलेगा और
कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और जो कंपनी जो फोर्टिफिकेशन कर रहा था बंगाल में, उसका पैसा भी रेवेन्यू से ही मिलेगा। तो फिर सोचो, रेवेन्यू के पैसा भी बंगाल से ही मिलेगा, फिर कंपनी का एक्स्ट्रा जो पैसा ये फोर्टिफिकेशन के लिए, फिर कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, कॉटन सिल्क खरीदने के लिए, ये सब कुछ पैसा कंपनी बंगाल से ही उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि इंडियन रूलर्स वो खुद के लिए जो आर्म फोर्स रखते थे, वो अभी खुद के आर्म फोर्स नहीं रख पाएगा। दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उन लोगों के खुद का आर्म फोर्स नहीं रहेगा, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी प्रोटेक्ट करेगा। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोटेक्शन। और क्या करना पड़ेगा? और ये जो सब्सिडरी फोर्स को मेंटेन करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा, वो कौन देगा? वो इंडियन रूलर्स देंगे। Third point, if the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty. अगर इंडियन रूलर्स ये सब्सिडरी फोर्सेस के पैसा अगर नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर इंडियन रूलर्स का जो टेरिटरी है वो पेनाल्टी के तौर से कंपनी हड़प लेगा। For example, when Richard Wellesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801, and he failed to pay for the subsidiary forces. तो एक एग्जाम्पल क्या है? जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे इंडिया का, तब क्या हुआ? नवाब अवध के जो नवाब था, वो कंपनी का ये जो सब्सिडरी फोर्स है उसको पैसे देने में वो फेल्ड हो गया। तो पेनाल्टी के तौर पे क्या किया? पेनाल्टी के तौर पे अवध के नवाब को उनका टेरिटरी कंपनी को दे देना पड़ा। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीज टेरिटरी ऑन द सिमिलर ग्राउंड। हैदराबाद को भी अपने ही टेरिटरी ऐसे ही कंपनी को दे देना पड़ा। Despite that, next question, despite the changes that occurred in the composition of the company's armies. Company's army कैसे बनाते थे? The East India Company recruited the peasants for its own army, which come to be known as the army. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे? जो पीजेंट थे उनको अपने आर्मी में वो लोग दाखिल कर लेते थे। फ्रॉम the 1820, cavalry requirement of the company's army declined due to changes in the technology. फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हो गया, कंपनी जो पैदल जो चलते हैं आर्मी, पैदल जो चलने वाला आर्मी है वो थोड़ा कम कर दिया। The soldiers of the British Empire who were fighting in the Burma, Afghanistan and Egypt were armed musket and matchlocks. जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हु वर फाइटिंग बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में, वो लोग क्या करते थे? वो लोग मस्केट्स एंड मैचलॉक से वो लोग फाइटिंग करते थे। The soldiers of company's armies were trained to face challenges in the military requirement, and the infantry regiment, non-infantry regiments now became more improvement. तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कैवलरी आर्मी से काम चलाता था, अभी वो लोग क्या हो गया? अभी वो लोग मोर डेवलप्ड हो गया। वो लोग अभी मैचलॉक्स, मस्कटेस ये सब कुछ चलाना सीख गया। तो इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए कंपनी का जो रेजिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया।
In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19th century के फर्स्ट टाइम में ब्रिटिश बन गया मिलिट्री के दिक से ब्रिटिश बहुत डेवलप्ड हो गया और वो लोग मिलिट्री में बहुत पहले पहुंच गया. Soldiers were increasingly subjected to European style training drill discipline that regulated in the far more than before. और ये लोग मिलिट्री सिस्टम में एकदम पहले नंबर पे पहुंच गया. तो फिर क्या करना पड़ेगा, सोल्जर्स को रेगुलर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो लोगों को सोल्जर्स को डिसिप्लिन करना पड़ेगा. जो यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज के जो सोल्जर्स थे वो एकदम डिसिप्लिन लाइफ लीड करना शुरू कर दिया. Next question, in what ways was the administration of company different from that of Indian rulers? Indian rulers से कंपनी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में डिफरेंट था. ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administration units called presidencies such as Bengal, Madras, Bombay were areas the Indian rulers administrative lacked an effective and systematic division of territories. British territories क्या था, डिवाइड था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ये 3 प्रेसिडेंसीज में ब्रिटिश टेरिटरीज डिवाइडेड थे. जहां इंडियन रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उतना ज्यादा पावरफुल, इफेक्टिव, सिस्टेमेटिक्स नहीं था. Each British Indian presidency was ruled by governor. हर एक ब्रिटिश इंडियन प्रेसिडेंसी, जैसे मैं पहले बताया, बंगाल में एक प्रेसिडेंसी है, मद्रास में एक प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे में एक प्रेसिडेंसी है. हर एक इंडियन प्रेसिडेंसी को कौन रूल करता था, गवर्नर था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल, whereas under the Indian rulers administrative system supreme head was the king nawab. जहां इंडियन रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड कौन था, इंडियन रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड था किंग और नवाब थे. The sphere of justice was introduced by the British rule. ये द स्पीयर ऑफ जस्टिस मतलब मॉडर्न जुडिशियरी. मॉडर्न अभी के टाइम में जो जुडिशियरी सिस्टम चल रहा है वो ही कौन इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. ईच डिस्ट्रिक्ट हैज 2 क्रिमिनल कोड, फौजदारी अदालत एंड सिविल कोड और दीवानी अदालत. फौजदारी अदालत को क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं और दीवानी अदालत को सिविल कोर्ट कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर preside over civil courts whereas the rulers practice traditional justice system. European district collector presided over civil courts whereas the ruler practice traditional justice system. जहाँ यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिविल कोर्ट में जज करते थे, वहाँ रूलर्स क्या करते थे, अपने ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करते थे. हाउएवर द क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती. जहाँ क्रिमिनल कोर्ट, ब्रिटिश का क्रिमिनल कोर्ट किसके अंदर था, काजी और मुफ्ती के अंदर था. नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड व्हाइल अ कोर्ट of appeal Sardar Nizamat Adalat was also set up Calcutta. Under the Regulating Act 1773 में a new Supreme Court was established. जहाँ एक न्यू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ. while a court of appeal सरदार, और अपील करने के लिए कोर्ट क्या था, सरदार निजामत अदालत was also set up at कलकत्ता. कलकत्ता में सरदार निजामत अदालत सेटअप हुआ था. Next point, the principal figure in Indian district under British rule was collector, collecting revenues, tax and maintain laws and order in the districts where his
मेन टास्क। तो जो इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश के अंडर था वह क्या था, वह कलेक्टर का काम था रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करना, वहाँ लॉ को मेंटेन करना एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट्स वर हिज मेन टास्क। उसका और क्या मेन टास्क था कि ऑर्डर को ठीक तरह से मेंटेन करना भी उसका काम था। द कलेक्टर वॉज असिस्टेड बाय द जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दारोगास। कलेक्टर को कौन असिस्ट करता था? कलेक्टर को असिस्ट करता था जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दारोगास। द कलेक्टोरेट रिप्लेस प्रोविजन होल्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। कलेक्टोरेट को रिप्लेस किया किससे? होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी के साथ। अभी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे some extra questions in this chapter. So let's go. What is chot? It is tax levied by the Marathas from the areas outside their domain, equal to 1/4 of the revenue paid to the Mughal Empire. चौथ क्या है? चौथ है एक टैक्स सिस्टम जो मराठास लेते थे फ्रॉम द एरियाज आउटसाइड देयर डोमेन। उनके आउटसाइड जो डोमेन थे उससे मराठास ये टैक्स लेते थे, इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवेन्यू पेड। रेवेन्यू के 1/4 के हिसाब से ये लेते थे टू द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रिटन इन द चार्टर from the Queen Elizabeth to the East India Company in 1800. The charter from the Queen Elizabeth to East India Company in 1600 granted to company the subright to the trade with the East. Queen Elizabeth चार्टर से क्या परमिशन दिया? क्वीन एलिजाबेथ चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट साइड में, ईस्टर्न पोर्शन में उसको ट्रेड करने का परमिशन दिया, सबराइट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स सिराजुद्दौला आस्क्ड टू कंपनी टू डू? सिराजुद्दौला कंपनी को क्या क्या काम करने के लिए मना किया था? सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his domain. सिराजुद्दौला ने कहा था कि हर बात में पॉलिटिकल अफेयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी को जुड़ना नहीं है। स्टॉप फोर्टिफिकेशन फोर्ट बनाना बंद कर दो, और लोकल में जो पॉलिटिकल अफेयर्स है सिराजुद्दौला के अंडर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरफेयर करने के लिए मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला क्यों बैटल ऑफ पलासी में हार गए? द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला was that Mirzapur are of the Sirajuddaulas commander and Mirzapur appeared never fought the battle. सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी में क्यों हार गया? बिकॉज सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मिर्जाफर, वो बैटल ऑफ पलासी में लड़ाई नहीं किया, इसलिए सिराजुद्दौला हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 consequence of बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी का 4 consequence क्या है? फॉलोइंग were consequence of the battle of Palasi. The defeat of Nawab in this battle marked the beginning of the establishment of British of the people in India. नवाब जब हार गया, द डिफीट ऑफ नवाब इन दिस बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ऑफ पीपल इन इंडिया। मतलब जब नवाब सिराजुद्दौला इस लड़ाई में बैटल ऑफ पलासी में हार गया
तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिश अपना पावर को इंडिया में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश बिकम द रियल मास्टर ऑफ द बंगाल विथ नवाब एज इट्स पपेट। बैटल ऑफ पलाशी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश के हाथ में बंगाल का पावर चला गया, जहां नवाब तो बंगाल में था मगर वो पपेट था। पपेट मीन्स एक डॉल की तरह बिहेव करता था। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट विजिटरी ऑफ वेन द कंट्री बाय ब्रिटिश। आफ्टर द बैटल द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिस्पॉइंट, इट इंस्टॉल्ड इन अ चेन ऑफ रिएक्शन। और क्या हुआ कि बैटल के बाद नवाब ऑफ बंगाल का पावर कम हो गया और इट इंस्टॉल्ड इन अ चेन ऑफ रिएक्शन। ये जो है, ये अभी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जैसे स्टेट को चलाएगा, वैसे ही बंगाल चलेगा। डिस्कस द टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद which was signed in 1765. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में क्या हुआ, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी 1757 के बाद ब्रिटिश के हाथ में बंगाल का पावर चला गया और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल, उसके साथ बिहार और उड़ीसा की पावर भी ब्रिटिश के हाथ में चला गया। The Nawab of Awadh elected Allahabad and Kara to the Mughal Empire, who began to reside at Allahabad under the protection of British troops. इलाहाबाद के नवाब को जो मुगल अवध से शिफ्ट कर दिया था, फिर से वही नवाब इलाहाबाद में आके रहने लगा, बट ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आके वो फिर से ही इलाहाबाद में रहने लगा। द कंपनी एग्री टू पे 26 lakhs एक्चुअली टू द मुगल एम्पायर बट सून आफ्टर स्टॉप मेकिंग। कंपनी पहले मुगल एम्पायर को 26 lakhs एनुअली देने के बात किए थे, बट कुछ ही दिनों बाद ये पैसा देना कंपनी ने बंद कर दिया। द कंपनी प्रॉमिस टू द हेल्प नवाब्स एनी लॉस ऑफ फियर ऑफ एन इन्वेंशन फॉर विच द नवाब हैज टू पे। कंपनी क्या किया, कंपनी नवाब को प्रॉमिस किया कि बाहर से कोई अगर नवाब को अटैक करे तो उसके लिए कंपनी नवाब को प्रोटेक्ट करेगा, बट नवाब को इसके लिए उन्हें पैसा देना। Who introduced doctrine of lapse? What did it state? Which state were annexed under it? Doctrine of lapse क्या है? Lord Dalhousie introduced the doctrine of lapse, according to that adopted sons could not be made the needed. तो लॉर्ड डालहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दैट एडॉप्टेड सन कुड नॉट बी मेड द रूलर्स। एडॉप्टेड सन, कोई भी रूलर्स एडॉप्टेड सन नहीं ले सकता है। इट मीन्स दैट राइट ऑफ एन एडॉप्टेड सन टू सक्सीड टू द थ्रोन वाज डिनाइड। मतलब वो रूलर अगर मर जाएगा तो उसके बाद वो रूलर के जो एडॉप्टेड सन होगा वही तो सिंहासन पे बैठेगा, मगर अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो एडॉप्टेड सन नहीं बैठ पाएगा। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डालहौसी एनेक्स्ड सतारा, झांसी, अवध, उदयपुर एंड संबलपुर। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में ही इस कंपनी ने कौन से
कौन सा स्टेट को अपने अंडर कर लिया? झांसी, सतारा, अवध, उदयपुर और संबलपुर को कंपनी अपने अंडर ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।